नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। आज हमारे स्टूडियो में कुछ प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति हैं जिनसे हम इस समय जो देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा यानी सवर्णों को 10% जो आरक्षण मिला है इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जेडी इस्लामिया कॉलेज के हिंदी विभाग के वरीय प्राध्यापक डॉक्टर अशोक प्रियंवत से हम जानना चाहेंगे, सर इस तरह के आरक्षण का क्या मतलब है? धन्यवाद राजेश जी। नारद मीडिया के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आरक्षण का मुद्दा आजादी के बाद नहीं बल्कि आजादी के पहले से ही देश की राजनीति पर छाया रहा। वर्तमान जो निर्णय है वह एक नई दिशा देने की क्षमता रखता है। लंबे दिनों से प्रतीक्षित था। इस अर्थ में कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो नियामक रहा है उसकी युवा पीढ़ी में एक कुंठा जन्म ले रहा था। उस कुंठा की अभिव्यक्ति तरह तरह के गुस्से, आक्रोश और नकारात्मक गतिविधियों में यदा कदा व्यक्त भी होती थी। उस पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नौकरी की कितनी मिलेंगी, कितने रोजगार बनेंगे, यह मुद्दा नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक मुद्दा है। जो जिसे नौकरी नहीं चाहिए वो भी इससे प्रभावित होगा, जिसे चाहिए वो भी, जो भविष्य के सपने बुनता है वो भी। तो पूरा जनमानस उद्वेलित है और कुंठा से उबरने का एक मौका भी उसको मिलेगा। मेरा मानना है कि समाज में जो आरक्षण के कारण कटुता बढ़ रही थी, एक दूसरे के प्रति वैमनस्य, ईर्ष्या और द्वेष बढ़ रहा था, उसका क्षरण होगा और समाप्त होगा। धीरे धीरे समाज में एक समरसता पैदा होगी, सामंजस्य पैदा होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं इस आरक्षण से। ओके। हमारे साथ एक और विद्वान हैं, आप तंग इनायतपुरी जी हैं। आप पेशे से वकील हैं लेकिन आप जिले के मशहूर शायर हैं। सर, ये जो आरक्षण का जो अभी लाया जा रहा है, ये आरक्षण आजादी के बाद से लाया गया और कहा गया कि ये आरक्षण का मतलब सहारा होगा, लेकिन ये सहारा बदस्तूर बढ़ता चला गया और 72 वर्षों के बाद भी इस सहारे को हम लोग छोड़ नहीं रहे हैं और ये सहारा दिन पर दिन और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। क्या ये और आगे जाएगा और क्यों? देखिए, मेरा अपना मानना ये है कि जिस रिजर्वेशन को आप सहारा कह रहे हैं, वो सहारा नहीं है। आजादी के बाद जो रिजर्वेशन जिस तरह से दिए गए, कहीं ना कहीं यह एक अस्तित्व की लड़ाई शुरू हो गई और जाति से जोड़कर राजनीति ने जो खेल खेला वो अपने आप में भी कमाल है। उस ईगो को इनकैश करने की कोशिश राजनीति करती रही। नाम रिजर्वेशन उसका दिया गया। आज भी मुझे पूरा विश्वास है कि 10 क्या 50% सवर्णों को भी दे दिया जाए, जो हमारे यहां रोजगार की स्थिति है उसमें कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन कम से कम इतना तो हुआ कि जिस देश में बैकवर्ड थे, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, वहीं इस देश की हिस्सेदारी सवर्णों की भी है और उनका भी अपना एक अस्तित्व है। मैं इस बात को मानता हूं कि जिस अवसर पर
इस रिजर्वेशन को लागू किया जा रहा है, कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों में एक सवाल ये भी है कि पुनः राजनीति में सवर्णों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर रखा जा सके, इसकी भी एक सियासी खेल है। लेकिन चाहे जो भी खेल हो, जैसा भी खेल हो, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिससे इस देश की राजनीति मजबूर हुई। मैं अलग से नाम लेना नहीं चाहता कि मध्य प्रदेश, मैं अलग से नाम लेना नहीं चाहता कि छत्तीसगढ़, मैं अलग से नाम लेना नहीं चाहता कि राजस्थान, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इन तीनों ने मिलकर कुछ काम किया है, जैसा कि न्यूज में मैं देखता हूं कि एक शब्द नोटा आया है, उस नोटा का प्रहार जो हुआ है, जिसकी बदौलत यह साबित हुआ है कि इस देश की राजनीति सिर्फ बैकवर्ड की बदौलत नहीं चलती, इस देश की राजनीति एससी एसटी की बदौलत नहीं चलती, इस देश की राजनीति जातिगत आधार पर नहीं चलाई जा सकती, बल्कि इस देश की राजनीति यहां के 125 करोड़ लोगों की बदौलत चलाई जा सकती है। उसमें सवर्ण भी हैं, और इन सवर्णों को नकार करके किसी तरह की राजनीति अगर चलाई जाएगी तो आज जो खेल राजनीतिज्ञों के खिलाफ आम आदमी ने खेला है, यह साबित किया है कि आज सवर्ण भी कुछ हैं, इनका भी अपना एक अस्तित्व है, इनको भी किसी न किसी हाशिए पर नहीं रख के बीच धारे में रखना होगा। इनको अलग से किसी हाशिए पर धकेल कर देश की राजनीति को के धारे को आगे नहीं ले जाया जा सकता, बल्कि उस धारे में इन सवर्णों को भी रखना होगा। और शायद इसी से मजबूर होकर चाहे ये दल करे, चाहे वो दल करे, या सब मिलके करें, हाय किसी में हिम्मत जो इसका विरोध कर दे। कारण क्या है? अगर किसी राजनीतिक दल, जो लोग बैकवर्ड की हिमायत करते रहे हैं, जो लोग एससी एसटी की हिमायत करते रहे हैं, क्या उनमें आज हिम्मत है कि पार्लियामेंट में इसका विरोध कर दें और ये कहें कि सवर्णों को नहीं मिलना चाहिए, इसलिए कि उनकी वो वोट की राजनीति कहीं न कहीं असंतुलित होने जा रही है। और ऐसे में मुझे पूरा विश्वास है कि यह एक निश्चित रूप से एक प्रशंसनीय कदम है, जिसके आधार पर नौकरी मिले या न मिले, रोजगार मिले ना या न मिले, लेकिन इस देश में जहां बैकवर्ड रहते हैं, जहां एससी एसटी रहते हैं, वहां सवर्णों की भी मौजूदगी का एहसास राजनीति को हुआ है। इसके लिए हम तमाम लोगों को, चाहे बैकवर्ड हो फॉरवर्ड हो, तमाम इस देश के नागरिक को ताली बजानी चाहिए और खुश होना चाहिए कि एक वर्ग को जिसे छोड़ दिया गया था, उसे राजनीति ने स्वीकार किया है। यानी कहने का मतलब है कि अब बैकवर्ड फॉरवर्ड का जो दूरी थी वो कम होगी और वो मिटेगा। यानी एक आरक्षण वाले हैं और एक बिना आरक्षण वाले हैं। जी, ये बिल्कुल अब ये समाप्त होगा। ये इस बात पर बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। निश्चित रूप से मुझे जैसा लगता है कि या तो यह राजनीति में जो ये रिजर्वेशन का खेल है, कुछ दिनों तक 5 साल 7 साल 3 साल एक इलेक्शन और चले, लेकिन यह एक ऐसा कदम, चाहे वो भाजपा लाए या देश की कोई राजनीति लाए, इसके माध्यम से जो खाई रिजर्वेशन के में हमारे और अन्य लोगों के दरमियान है, समाज में जो खाई बढ़ गई थी, समाज में जो खाई बढ़ रही थी, वो टूटेगी। और एक दिन आएगा कि वो लोग, जो लोग रिजर्वेशन के हिमायती हैं, वो लोग भी कहेंगे कि इस राजनीति को में से, इस देश से रिजर्वेशन को हटा दिया जाना चाहिए। यह एक शुभ संदेश है। डॉक्टर साहब, जो ये रिजर्वेशन है, यह एक पॉलिसी नहीं होके, नीति नहीं होके राजनीति हो गई, और ये इतना बड़ा बवंडर हो गया कि देश में 1990 के बाद से एकदम ध्रुवीकरण हो गया। तो फिर इस ध्रुवीकरण को समाप्त करने में या इसे आगे ले जाने में
ये जो 10% जो आरक्षण है सवर्णों का, वो कितना हद तक कारगर होगा? देखिए राजेश जी, पहले तो मैं ये बात, इस धारणा से मैं सहमत नहीं हूं कि यह आरक्षण सवर्णों के लिए है। कारण उसका ये है कि वे सभी जातियां जो अब तक किसी आरक्षण में नहीं है, उनको एक नए आधार पर आरक्षण की भूमिका दी गई है, जिसको आर्थिक आधार माना गया है। यानी कि यहाँ जो जाति का जो फैक्टर है वो गौण हो रहा है, समाप्त वो हो चुका समाप्त है। ये हो रहा है। पहल है ये पहल है कि जातीय आधार पर जो आरक्षण दिए गए जो अभी हैं, हिमायत की जा रही उससे है। 2 कदम आगे चलकर सरकार ने आर्थिक आधार बनाकर आरक्षण का फैसला लिया है। यह जातीय अंतर विभाजन को मिटाने वाला एक बहुत सकारात्मक कदम साबित होगा। आपको याद है कि पिछले दिनों में मराठा आंदोलन, जाट आंदोलन इतने भयावह तरह से पैदा हुआ, पटेल आंदोलन उग्र हुआ, तो एक तरह से लगता था कि देश इन जातियों के अंतर विभाजन में जल उठेगा। इस 10% आरक्षण ने इस सारे आंदोलनों को शमित कर दिया है। वह सिर्फ सवर्णों का मामला नहीं है, वे सारे लोग इसमें शामिल हैं जो किसी भी कवर में नहीं आते थे। तो वह एक कुंठा जो पनप रही थी अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जातियों के बीच, युवाओं के बीच, उस कुंठा का एक सकारात्मक निराकरण दिया, जिसका दूरगामी असर देश की राजनीति ही नहीं, इसकी व्यवस्था और विकास पर पड़ना स्वाभाविक है। और मैं इस बात से सहमत हूं तंग साहब के कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि आरक्षण की ये चोंचले जो राजनीति करते और दिखाते आए हैं और पिछले 2 दशकों से लोगों को ठगते आए हैं, बहलाते आए हैं, उनसे कोई भला होने वाला नहीं है। ये एहसास देश को बहुत जल्दी हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा कि राजनीति से अगर भला होना रहता तो पिछले 50 वर्षों से, 70 वर्षों से राजनीतिक लाभ लेकर जो वर्ग तैयार हुआ है, आबादी के अनुपात में उसे आरक्षण मिला है, इसके बावजूद बहुसंख्यक लोग उस जाति के, मेरा मतलब है SC ST से, आज भी कमोबेश उन्हीं परिस्थितियों में जी रहे हैं जहां से वे चले थे, और मुट्ठी भर लोग इसका लाभ लेकर आसमान छू रहे हैं, बाकी सारे लोग जमीन पर पड़े उसी तरह कर आ रहे हैं। तो यह असंतुलन पैदा करने वाला भी साबित होता है। जाति आधार पर अगर आरक्षण मिलता है तो असंतुलन इस अर्थ में कि आप ही के भीतर एक नया अभिजात्य वर्ग पैदा हो जाएगा, जो आपके मूल्यों पर, आपके अधिकारों पर अपना हक स्थापित करेगा। यानी कास्ट से क्लास की तरफ जो सोसाइटी रन कर जाएगी। हाँ, आर्थिक विभाजन बढ़ जाएगा और वह एक ऊंची हैसियत में पहुंच जाएगा, और आप ही के लोग वहां होंगे, उनके साथ वो उठने बैठने में लज्जा उसे महसूस होगी। वह एक नया अभिजात्य वर्ग होगा। तो ये राजनीति तैयार कर रही है। वर्तमान अर्थव्यवस्था और राजनीति ने मिलकर हर जातियों के भीतर से एक नया वर्ग तैयार करने का प्रयास किया है। जो अभिजात्य वर्ग सवर्णों में पैदा हुए हैं पहले से, वो धर्म के आधार पर भी हैं, अर्थ के आधार पर भी हैं, और सामाजिक व्यवस्था के नियामक होने के नाते भी हैं। तो वही प्रकरण और वही उदाहरण फिर पेश हो रहा था, जिस पर विराम लगेगा इस आरक्षण के आधार पर। उसमें भी ये मांग उठने वाली है देर सवेर कि उनमें भी आरक्षण के दायरे तय किए जाएं आर्थिक आधार बनाकर। ठीक है कि जातीय गणना रहे, लेकिन उन जातियों के भीतर भी जो अभिजात्य वर्ग पैदा हुआ है, आरक्षण का लाभ लेकर उसको भी अलग थलग करने की कोशिश और मांग निचले स्तर पर पैदा होने की संभावना बहुत प्रबल ढंग से हमें दिख रही है। और यह एक सामाजिक सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण और एक पहल, बदलाव का, सामाजिक बदलाव का एक बहुत सकारात्मक पहल के रूप में हम इसे देख रहे हैं। इसका कोई भी नकारात्मक असर देश की
व्यवस्था और राजनीति पर नहीं होगा। तंग साहब, आप समाज के शायर होने के नाते आप समाज के चितेरा हैं। जो वर्तमान समय जो चल रहा है, इस वर्तमान समय में सरकारी नौकरियां, सरकार की तरफ से दी जाने वाली नौकरियां बहुत कम है। तो ऐसे में ये 10% का जो ये झुनझुन्ना है, ये इससे लोग कहां तक प्रभावित होंगे? और साथ ही इस 10% आरक्षण हो जाने के बाद ऐसा ये माना जा रहा था कि कई विभाग में या कई जगहों पे जो प्रतिभा नीचे गिर रही थी, इसके आ जाने से ऊपर उठेगी। क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, मैंने इसके पूर्व भी कहा है और अशोक जी ने भी उस पर निशानदेही की है। मेरा मानना है कि आपने सही कहा है कि 10% का झुनझुना बहुत अच्छा लोग इस्तेमाल किया है, लेकिन साथ साथ ये भी कहा है कि रोजगार की स्थिति वैसी नहीं है कि 10% में कितने लोगों को दिया जाएगा। मैं 1971 से आपको याद दिलाता हूं, मैं उन दिनों कॉलेज में इंटर का स्टूडेंट था। तो मेरे यहाँ एक डिबेट हुआ था। उस डिबेट में ये कहा गया था कि भारत में जनतंत्र सफल है अथवा नहीं, और पक्ष विपक्ष में बोलने की बात आई थी। मैं भी उसका एक हिस्सेदार था और मैंने ये कहा था कि गरीब होना इस देश में अभिशाप नहीं है। अभिशाप इस देश में यह है कि हम किस बिरादरी में पैदा हुए हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। और इसलिए मैंने कहा था कि मैंने कुछ तंज के लहजे में यह बात कही थी कि अभिशाप किस बिरादरी में पैदा हुए हैं यह इस देश के लिए हो गया है। मुझे जैसा लगता है कि इस 10% से कुछ नहीं होने जा रहा है, लेकिन नौजवानों को एक हौसला मिलेगा। इस देश की नई पीढ़ी को यह बात समझ में आएगी कि हमें अपने कैलिबर का उपयोग करना चाहिए। हम भी उन लोगों की तरह, हमें भी सरकार का ध्यान मेरी ओर भी है। यह राजनीति मेरे लिए भी कुछ सोचती है, वरना हमारी नई पीढ़ी, सवर्णों में जो लोग नई पीढ़ी के हैं, वो गरीब हो या अमीर हो, वो सारे लोग ये कहने लगे थे कि हमें कौन पूछता है, हमें कौन चाहता है, हमें तो सिर्फ प्राइवेट नौकरियों पर ही रहना है। उनमें एक अलगाव की भावना आ गई। एक अलगाव की भावना आई थी और उस अलगाव की भावना से पुनः सरकार ने प्रयास करके, इस राजनीति ने प्रयास करके उन तमाम एक वर्ग विशेष को अगर जोड़ दे तो यह बड़ा काम होने जा रहा है। और बड़ा काम इन अर्थों में नहीं कि उन्हें नौकरी मिलने जा रही है, बड़ा काम ये हुआ कि हम टूटन से बचने जा रहे हैं। जो एक वर्ग हमसे टूटकर राजनीति से अलग होने जा रहा था, उसको हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस 10% का अर्थ यही है। अब रही बात कि मुझे अशोक जी ने एक बात कही है, सरकार को पुनः सोचना चाहिए कि जिस तरह आर्थिक आधार पर समाज के तमाम वर्गों को 10% दिया जा रहा है, सरकार एक बार यह भी सोचे और वो ये तय करे कि जातिगत आधार पर जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है उसमें भी आर्थिक दृष्टि से जो संपन्न है उनको न दिया जाए, उन लोगों को वो रिजर्वेशन दिया जाए जो उस वर्ग में शोषित और वंचित हैं। जिस दिन यह प्रयास किया गया उस दिन रिजर्वेशन को इस देश की जनता कहेगी कि अब हटा देना चाहिए। इस रिजर्वेशन को जिंदा यहाँ के सियासी लोग रखे हुए हैं। इस देश की जनता इस रिजर्वेशन को जिंदा रखना कतई नहीं चाहती। वे लोग अपने वोट बैंक को देखकर इस रिजर्वेशन को जिंदा रखना चाहते हैं, लेकिन ये आधा प्रयास अभी हुआ है। आधा प्रयास जातिगत आधार पर रिजर्वेशन में अगर आर्थिक दृष्टि से दिया जाए, ये दोनों कोशिशें अगर हो गई तो इस देश की सियासत, इस देश में कोई रिजर्वेशन के पक्ष में नहीं रहेगा और सियासत का ये हथकंडा फौरन उसी वक्त समाप्त हो जाएगा। एक अंतिम सवाल डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल, ये नया जो अभी 2019 में जो चुनाव आने वाला है लोकसभा, ये जो आरक्षण है
वो कितना बड़ा गुल खिलाएगा। देखिए, इस तरह का प्रयास जो अभी सामने आया है, निश्चित रूप से एक राजनीतिक कारण इसके पीछे छिपा हुआ है, और कोई भी दल अपने राजनीतिक एजेंडों पर ही काम करता है और वह उसका लाभ लेना भी चाहता है। मैं सोचता हूं कि आज से 6 महीने पहले ऐसी परिस्थितियां नहीं थी कि ये बिल लाया जा सके। 2 साल पहले ऐसी परिस्थितियां नहीं थी। उसका कारण यह है कि चुनाव आसन्न है और वातावरण में जो गर्माहट पैदा हुई है, उस गर्माहट का लाभ 19 के चुनाव में साफ साफ दिख रहा है, जो किसी भी राजनीतिक दल को उसका लाभ लेने का कोशिश होती है। 3 राज्यों के चुनाव की जो बात तंग साहब ने की, मैं समझता हूं कि वह जो परिणाम दे गया है उसका ये परिणाम है। चिंता व्याप्त है, किसी ने विरोध नहीं किया। आज से 2 साल पहले, 6 महीने पहले, 5 साल पहले ऐसा कोई सोच नहीं सकता था राजनीतिक पटल पर, और यह साहस नहीं जुटा सकता था जो साहस आज जुटाया है। और साहस ही नहीं जुटाया है, किसी एक दल ने अगर ये प्रस्ताव सरकार ने लिया तो उसका विरोध करने का साहस किसी ने नहीं किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी राजनीतिक दल ने वह साहस नहीं जुटाया। आप सोच सकते हैं कि पूरी की पूरी राजनीति सपा की हो या बसपा की हो या आरजेडी की हो, यह खड़ी है जातिगत आधारों और बुनियादों पर ही, लेकिन किसी ने उसके विरोध का साहस नहीं जुटाया। कहने का मतलब यह है कि वह जो उभार 2 दशक पहले आया था देश की राजनीति में, वह ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने वाला था, अगड़ों और पिछड़ों के बीच खाई को बढ़ावा देने वाली राजनीति थी। आज की जो राजनीति है वह इस खाई को पाटने की राजनीति दिख रही है। इस अर्थ में हमें लेना चाहिए, इस चीज का एहसास सभी राजनीतिक दलों को हो चुका है कि अब अगड़ों और पिछड़ों के बीच ध्रुवीकरण करके राजनीति नहीं होगी, दोनों को मिलाकर राजनीति होगी। ये संदेश है, ये राजनीतिक संदेश है देश की जनता और राजनीतिक दलों के लिए और सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों विद्वानों ने इतना परत दर परत इस गूढ़ विषय पर आपने इसका विश्लेषण किया और आपने कीमती समय निकालकर नारद मीडिया को समय दिया। इसके लिए आप दोनों विद्वानों का धन्यवाद।